नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आर्येंद्र। देश में कोरोना संक्रमण को रोकने को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने आज 7वीं बार मुख्यमंत्रियों के साथ में संवाद स्थापित किया और बदली हुई परिस्थिति में बदली हुई रणनीति के आधार पर काम करने पर जोर दिया है। क्या दिया प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई का मंत्र, इस विषय पर आज हम करेंगे विस्तार से चर्चा। साथ ही दिखाएंगे देश दुनिया की हर जरूरी और महत्वपूर्ण खबर। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना के करीब 80% सक्रिय मामलों वाले 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ की समीक्षा बैठक। कहा, अगर इन 10 राज्यों में वायरस पर काबू पा लिया तो पूरा देश जीत जाएगा कोरोना की लड़ाई। बिहार, गुजरात, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और तेलंगाना में जांच में तेजी लाने की बताई जरूरत। मृत्यु दर को 1% से नीचे लाने का रखा लक्ष्य। राज्यों के साथ बैठक में प्रधानमंत्री ने कंटेनमेंट, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और सर्विलांस को बताया सबसे प्रभावी हथियार। कोरोना से निपटने के लिए दिया 72 घंटे का नया फॉर्मूला। दिल्ली एनसीआर में कोरोना से निपटने में गृह मंत्री अमित शाह की ओर से बनाए गए रोड मैप को बताया अहम। कोरोना के खिलाफ जंग में भारत की स्थिति हुई और मजबूत। रिकवरी रेट पहुंचा 70% के पास। देश में अब तक ठीक होने वालों का आंकड़ा लगभग पहुंच रहा है 16 लाख के पास। मृत्यु दर भी घटकर हुई 1.99%। कोरोना के खिलाफ भारत ने 3 वैक्सीन पर अलग अलग फेज में हो रहा है काम। वैक्सीन पर बुधवार को होगी अहम बैठक। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने कोरोना के खिलाफ पहली वैक्सीन विकसित करने का किया ऐलान। कहा, बहुत प्रभावी तरीके से स्थायी रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित करता है ये टीका। आत्मनिर्भर भारत की दिशा में रक्षा मंत्रालय का एक और अहम कदम। रक्षा खरीद परिषद ने सशस्त्र बलों के लिए 8,722 करोड़ से ज्यादा के उपकरणों की खरीद के प्रस्तावों को दी मंजूरी। वायुसेना के लिए 106 बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट की खरीद को भी मंजूरी। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने अपने कार्यकाल के पूरे किए 3 साल। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दी बधाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने उनके कार्यकाल पर कनेक्टिंग, कम्युनिकेटिंग, चेंजिंग नाम की कॉफी टेबल बुक का किया विमोचन। बिहार में बाढ़ की स्थिति में सुधार नहीं। 16 जिलों के करीब 74 लाख लोग हैं प्रभावित। कई नदियां अब भी खतरे के निशान के पार। केरल के इडुक्की में भूस्खलन से मरने वालों की संख्या हुई 52। केंद्रीय खाद्य और उपभोक्ता मंत्री रामविलास पासवान बाढ़ प्रभावित इलाकों में घर तक राशन पहुंचाने के लिए राज्य सरकारों से उन्होंने की अपील। नहीं रहे मशहूर शायर राहत इंदौरी। कोरोना वायरस संक्रमण के इलाज के दौरान इंदौर के एक अस्पताल में हुआ निधन। सुबह ही ट्वीट करके दी थी अस्पताल में भर्ती होने की जानकारी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जताया शोक। तो सुर्खियों के बाद में खबरों पर डालते हैं अब विस्तार से नजर। देश के उन 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने आज संवाद किया जहां कोरोना के ज्यादा सक्रिय मामले हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने संक्रमण को रोकने के लिए कई सुझाव दिए तो केंद्र की तरफ से हर संभव मदद का राज्यों को भरोसा भी दिया है। प्रधानमंत्री ने राज्यों के प्रयासों की तारीफ की है तो मुख्यमंत्रियों ने कोरोना के इस संकट काल में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व और निर्णय क्षमता की प्रशंसा की। कोविड के खिलाफ भारत की जंग लगातार तेज और मजबूत होती जा रही है और इसका श्रेय सरकार के प्रयासों और राज्यों के कदमों के साथ ही डॉक्टरों और मेडिकल क्षेत्र के लोगों की कड़ी मेहनत को जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद लगातार राज्यों के साथ चर्चा करके रणनीति बना रहे हैं। इसी क्रम में मंगलवार को पीएम मोदी ने उन 10 राज्यों से विचार विमर्श किया जहां देश के करीब 80% सक्रिय मामले हैं। पीएम ने कहा कि सभी राज्यों ने बेहद सहयोग दिखाया है और टीम इंडिया ने मिलकर काम करने का उल्लेखनीय प्रदर्शन किया है। मुझे संतोष है कि हर राज्य अपने अपने स्तर पर महामारी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है और चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, हम अनुभव कर रहे हैं कि हम लगातार एक टीम बनकर के काम कर पा रहे हैं।
और यही टीम स्पिरिट जो है वो एक परिणाम लाने में हम सफल हुए हैं। जिन राज्यों ने बैठक में हिस्सा लिया उनमें आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, पंजाब, बिहार, गुजरात, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और प्रतिनिधि शामिल हैं। पीएम ने कहा कि अगर इन 10 राज्यों में वायरस पर काबू पा लिया जाता है तो पूरा देश कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में विजयी होगा। 80% एक्टिव केसेस हम जो आज मिले हैं इन 10 राज्यों में है और इसलिए कोरोना के खिलाफ लड़ाई में इन सभी राज्यों की भूमिका बहुत बड़ी हो जाती है। आज देश में एक्टिव केसेस 6 लाख से ज्यादा हो चुके हैं, जिनमें से ज्यादातर मामले हमारे इन 10 राज्यों में ही है। प्रधानमंत्री ने बिहार, गुजरात, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और तेलंगाना में जांच में तेजी लाने की जरूरत बताई तो साथ ही ये भी कहा कि इस लड़ाई में कंटेनमेंट, संपर्क का पता लगाना और निगरानी सबसे प्रभावी हथियार हैं। साथ ही उन्होंने सबसे 72 घंटे के नए फार्मूले पर काम करने पर जोर दिया। मेरा सबसे आग्रह है कि जैसे हाथ धोने की बात हो, 2 गज की दूरी की बात हो, मास्क की बात हो, कहीं पर न थूकने का आग्रह हो, इन सब के साथ अब सरकारों में और सरकारी व्यवस्थाओं में भी और कोरोना वॉरियर के बीच भी और जनता में भी एक नया मंत्र हमें बराबर पहुंचाना पड़ेगा और वो है 72 घंटे में जिसको भी हुआ है उसके आसपास के सबको उसका टेस्टिंग हो जाना चाहिए, उनका ट्रेसिंग होना चाहिए, उनके लिए जो आवश्यक है वो व्यवस्था होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने महामारी से सफलतापूर्वक निपटने के लिए गृह मंत्री की ओर से दिल्ली और आसपास के राज्यों के साथ मिलकर रोड मैप तैयार करने के अनुभव को याद किया। उन्होंने कहा कि इस रणनीति के मुख्य स्तंभों में कंटेनमेंट जोन को अलग करना और स्क्रीनिंग पर ध्यान केंद्रित करना है, विशेषकर अधिक जोखिम वाले वर्ग में। उन्होंने कहा कि अस्पतालों में बेहतर प्रबंधन और आईसीयू बेड बढ़ाने जैसे कदम भी बहुत मददगार साबित हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में रोजाना जांच की संख्या लगभग 7 लाख तक पहुंच गई है और इसमें लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिससे रोग की शुरुआत में पहचान करने और रोकथाम में मदद मिली है। उन्होंने कहा कि देश में मृत्यु दर सबसे कम है और लगातार नीचे जा रही है। सक्रिय मामलों का प्रतिशत कम हो रहा है जबकि ठीक होने की दर बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि इन कदमों से लोगों का विश्वास बढ़ा है और मृत्यु दर को 1% से नीचे लाने का लक्ष्य जल्द प्राप्त किया जा सकता है। हमारे जो 10 राज्य जहां पर 80% केसेस हैं, हमारे 10 राज्य जहां 82% मृत्यु हैं, हम 10 राज्य इस पूरी स्थिति को पलट सकते हैं। हम 10 राज्य मिलकर के हम भारत को विजयी बना सकते हैं और मुझे विश्वास है कि हम इस काम को कर पाएंगे। बैठक में रक्षा मंत्री ने जोर देकर कहा कि सरकार वायरस के खिलाफ इस लड़ाई में हर संभव प्रयास कर रही है, जिसकी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी प्रशंसा की है। बैठक में मुख्यमंत्रियों ने जमीनी स्थिति की जानकारी दी तो साथ ही स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे और जांच में तेजी लाने के प्रयासों के बारे में बताया। उन्होंने महामारी के सफल प्रबंधन के लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व की प्रशंसा की और उन्हें निरंतर मार्गदर्शन करने और समर्थन के लिए धन्यवाद दिया। सुधाकर दास के साथ न्यूज नाइट डेस्क, डीडी न्यूज। और वहीं केंद्र और राज्यों के मिले जुले प्रयासों का ही नतीजा है कि देश में कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हर दिन नए प्रकार की कामयाबी हासिल हो रही है। ठीक होने वाले लोगों की संख्या रिकॉर्ड बना रही है तो मृत्यु दर में भी लगातार कमी आ रही है। जांच के दायरे को बढ़ाकर संक्रमण को रोका जा रहा है तो वैक्सीन पर भी तेज गति से देश में काम चल रहा है। कोरोना के खिलाफ जंग में भारत में प्रतिदिन कामयाबी हासिल हो रही है, जिसके चलते अब देश में ठीक होने वालों की दर यानी रिकवरी रेट 70% पहुंच गया है। देश में अब तक ठीक होने वालों का आंकड़ा 16 लाख के पास पहुंचने वाला है। तो वहीं बीते 24 घंटे में ही देश में ठीक होने वाले लोगों की संख्या करीब 48,000 रही है। ठीक होने वालों की बढ़ती संख्या कोरोना के खिलाफ जंग में भारत की कामयाबी का प्रमाण है। 15,83,000 पेशेंट्स हैं जो रिकवर हो चुके हैं। ये एक बहुत बड़ा उपलब्धि है और ये इस कारण से हुआ है कि हमारे क्लिनिकल प्रोटोकॉल,
एफिशिएंटली इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं। हमारे डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स सिंसेरिटी से, परिश्रम से, लगन से कार्य कर रहे हैं। उनमें से अनेक लोग भी संक्रमण का शिकार हुए हैं और रिकवर हुए हैं, और रिकवर होने के बाद फिर से मरीजों की सेवा में जुट गए हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। देश में मौजूदा समय में सक्रिय मामलों की संख्या 6,39,000 के पास है, जो कुल मामलों का करीब 28% है। रिकवरी में लगातार बढ़ोतरी होने से ठीक हुए रोगियों और सक्रिय मामलों के बीच अंतर लगभग 9.5 लाख हो गया है। भारत की टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट रणनीति का असर जमीन पर दिखने लगा है। कोरोना की देश में आहट के बाद से ही स्वास्थ्य सुविधाओं पर हो रहे काम का ही नतीजा है कि देश में मृत्यु दर घटकर 1.99% ही रह गई है, जो शुरुआती समय में 3% के पास थी। एक्टिव केस आज की तारीख में कुल केसेस के लगभग 28% हो गए हैं और निरंतर घट रहे हैं। जैसा मैंने पहले आपको कहा था कि क्योंकि क्लिनिकल मैनेजमेंट बेहतर हुआ है, एफिशिएंट हुआ है, इसलिए जो रिकवरी की प्रतिशत दर है वो भी बढ़ रही है, और अभी हम 69.80% रिकवरी दिखा रहे हैं, यानी ऑलमोस्ट 70% रिकवरी है। अनेक राज्य ऐसे हैं जिनकी राष्ट्रीय औसत से अधिक रिकवरी की दर है। जहां कोरोना मरीजों की देखभाल का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है, तो वहीं स्वदेशी वैक्सीन बनाने और उसके इस्तेमाल को लेकर भी सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी के पॉल की अध्यक्षता में काम कर रही वैक्सीन प्रशासन विशेषज्ञ समिति 12 अगस्त को एक बैठक करेगी, जिसमें कोविड-19 वैक्सीन की खरीद समेत तमाम पहलुओं पर चर्चा करेगी। इस समय देश में 3 वैक्सीन को बनाने के प्रयास चल रहे हैं, जिनके ट्रायल इस समय अलग अलग स्तर पर चल रहे हैं। भारत में कुल 3 प्रकार की वैक्सीन्स पर अलग अलग स्तरों पर काम चल रहा है। केंद्र सरकार ने एक नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप ऑन वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन का गठन किया है, जिसकी बैठक कल निर्धारित है। इस नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप ऑन वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन की अध्यक्षता नीति आयोग के मेंबर हेल्थ करते हैं, और इसकी जो सह अध्यक्ष हैं वो सचिव स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार हैं। ये जो एक्सपर्ट ग्रुप है ये सभी राज्य सरकारों के साथ और भारत में जो वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके साथ भी अपने एंगेजमेंट जारी रखेगा। कोरोना संक्रमण को रोकने में आरोग्य सेतु ऐप भी बड़ी भूमिका निभा रहा है और सरकार का जोर इसके ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल पर रहा है। इसी के चलते देश में आरोग्य सेतु ऐप उपयोग करने वालों की संख्या 15 करोड़ के पार पहुंच गई है। ये ऐप संक्रमण के खतरे और जोखिम का आकलन करने में मदद करता है, साथ ही आसपास मौजूद कोरोना पॉजिटिव लोगों के बारे में पता लगाने में भी मदद करता है। नितेंद्र सिंह और सुधाकर दास के साथ न्यूज नाइट डेस्क, डीडी न्यूज। और बात वैक्सीन की, लंबे इंतजार के बाद रूस ने दुनिया को पहली कोरोना वैक्सीन का मंजूरी दे दी है। खुद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इसका ऐलान किया है। उन्होंने बताया है कि रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस कोरोना वायरस वैक्सीन को अपनी मंजूरी दे दी है। राष्ट्रपति पुतिन ने यह भी बताया है कि उनकी बेटियों को यह टीका लगाया जा चुका है। मॉस्को के गॉमलेया रिसर्च इंस्टीट्यूट ने एडेना वायरस को बेस बनाकर यह वैक्सीन तैयार की है। रूस के राष्ट्रपति ने कहा कि यह सुबह दुनिया में पहली बार नए कोरोना वायरस के खिलाफ वैक्सीन रजिस्टर्ड हुई है। राष्ट्रपति पुतिन ने उन सभी को धन्यवाद दिया जिन्होंने इस वैक्सीन पर काम किया है। पुतिन ने कहा कि वैक्सीन ज़रूरी टेस्ट से गुजरी है, लेकिन रूस के दावे पर दुनिया भर के तमाम जानकार सवाल उठा रहे हैं। इस वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल पूरे होने का दावा करने वाले इंस्टीट्यूट ने अब तक दूसरे और तीसरे फेज़ के ट्रायल के आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए हैं। ये दोनों फेज़ ये तय करने में अहम भूमिका निभाते हैं कि वैक्सीन कितनी कारगर और सुरक्षित है। WHO ने भी कहा है कि उनके पास रूस की वैक्सीन के केवल फेज़ 1 के आंकड़े हैं। WHO ने रूस से आग्रह किया है कि वह सभी मानकों का पालन करें।
और जल्दी से आपको कुछ समझाते हैं हम आंकड़ों के नज़र से कि किस तरीके से इस वक्त देश में कोरोना की स्थिति बनी हुई है। देश में कोरोना की स्थिति के लिहाज से अगर बात की जाए तो देश में कोरोना से मृत्यु दर घटकर लगातार घट रही है और ये 1.99% पर आ गई है। इसके अलावा किस प्रकार से जो स्थितियां हैं वो बनी हुई है, इसके साथ ही साथ अभी तक 2.5 करोड़ जांच कुल देश भर में हो चुकी हैं। ये अपने आप में एक बड़ा आंकड़ा है क्योंकि कोरोना के खिलाफ जंग में जांच एक बड़ी स्थिति पैदा करती है। प्रतिदिन लगभग 7.19 लाख जांच तक की क्षमता हिंदुस्तान में विकसित हो चुकी है और लक्ष्य 10 लाख प्रतिदिन जांच का भी रखा गया है। प्रति 10 लाख लोगों पर हिंदुस्तान में 18,320 लोगों की जांच हो रही है, अपने आप में बहुत ज्यादा है उस आंकड़े से जो कि WHO कहता है कि आखिर 140 लोगों की प्रति मिलियन जांच होनी चाहिए, लेकिन उसके मुकाबले हिंदुस्तान में 18,320 लोगों की जांच हो रही है। लेकिन जिन 10 राज्यों के साथ प्रधानमंत्री ने आज संवाद किया है, आखिर उन 10 राज्यों में किस प्रकार की स्थिति बनी हुई। सबसे पहले बात महाराष्ट्र की करते हैं। महाराष्ट्र में इस समय सक्रिय मामले लगभग 1.5 लाख के आसपास हैं और जो रिकवरी दर है वो लगभग 68% के आसपास बनी हुई है, क्योंकि इन जगहों पे सबसे ज्यादा जनसंख्या है और इसलिए भी यहां पर एक तरीके से प्रभावी रणनीति बनाने की जरूरत है। महाराष्ट्र के बाद में हम आगे बढ़ते और जल्दी से देखते हैं कि अन्य 10 राज्यों, जिनमें से दूसरी बात आंध्र प्रदेश की जाए तो यहां सक्रिय मामले लगभग 88,000 के आसपास है और रिकवरी दर 61% है, जबकि मृत्यु दर 0.89% है। अपने आप में यहां पर और प्रभावी तरीके से काम करने की बात की गई। बात कर्नाटक की करते हैं तो सक्रिय मामले लगभग 80,000 के आसपास हैं और 54% से ज्यादा रिकवरी दर यहां बनी हुई है और लगभग 1.82% यहां पर मृत्यु दर है और ठीक हो चुके लोगों का आंकड़ा भी 1 लाख के आसपास बना हुआ है। तमिलनाडु की बात की जाए तो सक्रिय मामले 53,000 है और रिकवरी दर 80% के आसपास है और मृत्यु दर यहां पर 1.6% है और लगभग 2.5 लाख लोग तमिलनाडु में ठीक भी हो चुके हैं कोरोना के। ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण आंकड़ा है कि ठीक होने वाले लोगों की जो दर है वो लगातार बढ़ती जा रही। बात उत्तर प्रदेश की, क्योंकि एक बड़ी जनसंख्या उत्तर प्रदेश में भी रहती है। यहाँ पे लगभग 47,000 मामले इस वक्त सक्रिय मामलों के तौर पे हैं। ठीक हो चुके लोगों की संख्या लगभग 77,000 है, तो वहीं रिकवरी दर यहाँ पर 59% के आसपास बना हुआ है। मृत्यु दर भी 1.67% है उत्तर प्रदेश की। और आज एक और राज्य बिहार के मुख्यमंत्री के साथ भी संवाद किया प्रधानमंत्री ने। बिहार की इस समय स्थिति की बात की जाए तो सक्रिय मामले लगभग 28,000 के आसपास है, ठीक हो चुके लोग 54,000 से ज्यादा हैं और रिकवरी दर 65% के आसपास बिहार में और मृत्यु दर 0.48% है। तो अपने आप में बिहार में एक तरीके से कहा जाए संक्रमण आगे ना बढ़े, इस लिहाज से भी लगातार काम करने को प्रधानमंत्री ने किया है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल के साथ भी आज प्रधानमंत्री का संवाद हुआ। यहां पर 26,000 के आसपास सक्रिय मामले हैं तो 70% के आसपास रिकवरी रेट बना हुआ है। तो ये पश्चिम बंगाल का हम जिक्र कर रहे थे। इसके अलावा अब अन्य राज्यों के लिहाज से भी अगर बात करें तो किस प्रकार की स्थिति, क्योंकि अगर हम बात तेलंगाना की करें तो तेलंगाना में सक्रिय मामले लगभग 22,500 से ज्यादा हैं और ठीक हो चुके लोगों का आंकड़ा लगभग 60,000 के आसपास है, लेकिन 71% के आसपास रिकवरी रेट भी है और यहां पर 1% से भी कम मृत्यु दर है। तो अपने आप में ये तेलंगाना की स्थिति है। और बात हम अगर करें गुजरात की तो गुजरात में इस समय 14,000 सक्रिय मामले हैं और 55,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। 76% से भी ज्यादा रिकवरी रेट है, लेकिन मृत्यु दर थोड़ा राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है। यहां पर लगभग 3.25% के आसपास मृत्यु दर है। ये अपने आप में एक चिंता का विषय है। बात पंजाब की करते हैं तो पंजाब में सक्रिय मामले करीबन 8,500 हैं, ठीक हो चुके लोग 15,700 से भी ज्यादा हैं। रिकवरी रेट 64% से ऊपर है और मृत्यु दर लगभग 2.5% के आसपास से है। तो एक तरीके से पंजाब की ये स्थिति है। ये उन 10 राज्यों का हम हाल आपको बता रहे थे जहां के मुख्यमंत्रियों और प्रतिनिधियों के साथ आज प्रधानमंत्री ने संवाद किया है। बात आज ये भी निकल के आई कि जो देश में जो राष्ट्रीय औसत है उससे भी ज्यादा टेस्ट हो रहे हैं ऐसे 24 राज्यों में या कहा जाए केंद्र शासित प्रदेशों में। और अगर भारत की अगर औसत टेस्ट की बात की जाए प्रति मिलियन के आधार पे तो 18,320 है, जबकि गोवा जैसे अगर राज्य की बात की जाए तो 94,000 तक यहाँ पे टेस्ट हो रहे हैं। दिल्ली की बात की जाए तो 65,000, अंडमान निकोबार में 57,000, तो वहीं असम की बात की जाए तो 27,000 के आसपास टेस्ट। तो एक तरीके से 24 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जो कि राष्ट्रीय औसत से ज्यादा जांच कर रहे हैं प्रति मिलियन अगर आंकड़ों की बात की जाए। अगली स्लाइड पे जाते हैं और आपको बताते हैं कि ठीक होने वालों के मरीजों की जो स्थिति है वो किस प्रकार से सुधरी है। शुरुआती समय की अगर बात की जाए तो ये मार्च से हमने शुरुआत किया है। मार्च यानी कि जब लॉकडाउन की शुरुआत हुई थी वहां से किस प्रकार से स्थितियां पनपी और अभी जाकर हम अगर 11 अगस्त तक के आंकड़े की बात करें तो ये लगभग 15 लाख से ज्यादा की स्थिति दिखाता है कि 15 लाख से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। और शुरुआती समय में ये स्थिति बहुत काफी नीचे थी, लेकिन अब ये धीरे धीरे लगातार बढ़ती जा रही है। नीला और हरा इलाका ये बताता है कि जो सक्रिय मामले हैं और किस प्रकार से जो ठीक होने वालों की दर है। सक्रिय मामले पहले ज्यादा हुआ करते थे लेकिन ठीक होने वाले लोगों की संख्या कम थी और उल्टा हुआ है। नीला ग्राफ धीरे धीरे नीचे आया, हरा लगातार बढ़ता गया है। हरा मतलब ठीक होने वालों की दर बढ़ी है, नीला मतलब जो पॉजिटिव हुए हैं उनका आंकड़ा लगातार कम हुआ है। इसके अलावा
बढ़ती रिकवरी रेट की अगर बात की जाए तो लगभग 70% तक ये रिकवरी रेट पहुंच गया है। मार्च में ये 7.35% के आसपास था और लगातार बढ़ते बढ़ते अब ये 70% के आसपास पहुंच गया। अब जबकि हम बात कर रहे हैं तो अपने आप में बेहद संतोषजनक स्थिति कहीं ना कहीं साफ तौर पर देखने को मिलती है। मृत्यु दर में भी लगातार कमी आई है। अगर हम जून के शुरुआती समय की बात करें तो लगभग 3.33% के आसपास मृत्यु दर थी और लगातार ये आंकड़ा कम हुआ है। हालांकि एक भी मृत्यु अपने आप में एक चिंता का विषय है, लेकिन फिर भी वर्तमान में 1.99% मृत्यु दर का आंकड़ा आ गया। ये कम से कम अपने आप में दिखाता है कि हिंदुस्तान में स्थिति काफी हद तक बेहतर हो रही। किस प्रकार से स्थितियां बनी हुई और कैसे अब आगे इस पर बढ़ा जाएगा, इस विषय पर करेंगे हम विस्तार से चर्चा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। 1993 राजपथ पर रचा गया इतिहास। पहली बार एक महिला सैन्य अधिकारी ने गणतंत्र दिवस की परेड में नौसेना के कंटिंजेंट का किया नेतृत्व। I would say it was the most special moment of my life, and वो भी as the first lady officer. Wonderful opportunity, इतनी wonderful feeling to represent your service. So the kind of reception that you get from people, वो उससे आपको महसूस होता है कि वाकई में it's a very big step that has been taken. और इस छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। और ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे किस प्रकार से एक तरीके से दुनिया में जो लड़ाई चल रही कोरोना के खिलाफ उसमें भारत कैसी भूमिका निभा रहा है, इस विषय पे करेंगे बात। और इस विषय से जुड़ा हुआ है आज का हमारा विशेष भी, कोरोना के खिलाफ प्रधानमंत्री का 72 घंटे का नया फॉर्मूला। ये अपने आप में महत्वपूर्ण है, प्रधानमंत्री ने दिया है। और इस विषय पे बात करने के लिए आज दो बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ में मौजूद हैं। डॉक्टर वीके पॉल जी हैं जो कि सदस्य हैं नीति आयोग के, और वो व्यक्ति हैं जो हिंदुस्तान में इस पूरी कोरोना की जो जंग है उसमें जो नीतियां बन रही हैं, एक्सपर्ट ग्रुप बने हुए हैं, उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं कि आखिर कोरोना से कैसे लड़ा जाए। इस पूरी बात को तय करने में डॉक्टर वीके पॉल की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। सर बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसके अलावा दूसरे खास मेहमान हमारे साथ डॉक्टर रणदीप गुलेरिया जी हैं, आप निदेशक हैं एम्स अस्पताल, वो अस्पताल जिसपे सबसे ज़्यादा लोगों का भरोसा है हिंदुस्तान की अगर बात की जाए। वहाँ से किस प्रकार से इलाज की स्थिति निकलती है, कैसे लोगों को ठीक किया जाए, उस दिशा में जो महत्वपूर्ण काम हो रहा है उसमें डॉक्टर गुलेरिया अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर पॉल, सबसे पहले मैं आपसे समझना चाहता हूं कि आज जो प्रधानमंत्री का संवाद हुआ है 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों प्रतिनिधियों के साथ में, 72 घंटे का एक नया मंत्र निकल के आया, किस प्रकार से ये कारगर होगा खासतौर से इन 10 राज्यों के लिए जहां पे ज़्यादा सक्रिय मामले हैं? जब हम इस संक्रमण की लड़ाई के मेन बिंदुओं पे जाते हैं तो उसमें से सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये होता है कि जिस व्यक्ति में संक्रमण हो गया है, जो पॉजिटिव है, उसको और उसके आसपास जिनके कांटेक्ट में वो व्यक्ति आया, हमें उनको बाकी लोगों से अलग करना है। ये बहुत एक महत्वपूर्ण बात है क्योंकि जो पॉजिटिव है वो औरों को देगा। कहा जाता है कि 2 से 3 से 4 और इससे भी ज़्यादा को एक व्यक्ति इन्फेक्ट कर सकता है। दूसरा है कि जिसके कांटेक्ट में आ गया और अनचाहे में आ गया पिछले कुछ दिनों में, उनमें से पता नहीं किसको पॉजिटिव हो जाएंगे, किसको पकड़ लिया है। तो इन दोनों की प्रक्रिया को समझना और उसके ऊपर एक साइंटिफिक तरीके से एक्शन लेना हमारी स्ट्रेटजी का एक बहुत महत्वपूर्ण पिलर है और बिंदु है। उससे तात्पर्य क्या है कि अगर एक व्यक्ति पॉजिटिव आता है तो हम पता करते हैं कि उसको किन किन लोगों के में वो कांटेक्ट में वो व्यक्ति आया, किसके पास वो व्यक्ति था पिछले कुछ दिनों में, और उसका प्रक्रिया साइंटिफिक अप्रोच है। अब हमारी ड्यूटी ये बनती है कि जो पॉजिटिव है वो व्यक्ति तो आइसोलेशन में जाएगा, घर में आइसोलेशन का एक प्रोटोकॉल है हमारा, या फिर कोविड के सेंटर में जाएगा ताकि वो व्यक्ति औरों को इन्फेक्ट ना करे और उसके ऊपर हमारी नजर रहे। लेकिन जो कांटेक्ट में आए हैं सब लोग, उनको भी हमें क्वारंटाइन में लेके कुछ दिनों के लिए बाकियों से अलग करना है। तो जो फॉर्मूला प्रधानमंत्री जी ने दिया है वो ये है कि 72 घंटे के अंदर हमें एक पॉजिटिव केस के जो कांटेक्ट में लोग आए हैं उनको हमें क्वारंटाइन करना है, उनको जांच करना है, उनको जरूरत है तो टेस्ट करना है। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि जो संक्रमण बढ़ रहा है, एक व्यक्ति से दूसरे को जाता है, तो एक तरह से हम इसको कंटेन करेंगे। तो ये जो प्रक्रिया है, जो एक पेंडेमिक कंट्रोल करने का एक बड़ा हाई प्रिंसिपल है कि जिनको संक्रमण है
उनको आप अलग करिए ताकि वो दूसरों को ना जाए, इनकी जी। देखभाल करिए, इनको खुश रखिए, इनके ऊपर वॉच रखिए। तो ये एक पिलर जो है उन्होंने आज कहा है कि उसको आप पूरी तरह से लागू करिए, इसमें पूरा जी। जोश दिखाइए और इससे हमारे संक्रमण में रुकावट आएगी, ये बिल्कुल निश्चित है। जी, डॉक्टर गुलेरिया, आपको लगता है कि ये जो 10 राज्य हैं जिनके साथ में आज प्रधानमंत्री का संवाद हुआ है, 80% सक्रिय मामले हैं, लगभग 82% जो मृत्यु हैं वो इन्हीं राज्यों में हुई हैं। क्या बड़ी वजहें आप देखते हैं कि इन जगहों तक ये मामले ज़्यादा केंद्रित हैं, अन्य जगहों पर नहीं है तो क्यों नहीं है, और यहाँ है तो क्यों? क्या वजह बड़ी? तो जैसे डॉक्टर पॉल ने कहा कि हर एक जगह पे जो है पैंडेमिक आस्ता आस्ता पहुंच रहा है। पहले इन क्षेत्र में इतने ज़्यादा केसेस नहीं थे। अब इन क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है कि हम टेस्टिंग ज़्यादा करें। टेस्टिंग करने से हम उनको ट्रेस करें, जो पॉजिटिव है उनके कॉन्टैक्ट्स को ट्रेस करें और उनको आइसोलेट करें। उसके साथ साथ हमें ये भी करने की ज़रूरत है कि जहाँ जहाँ पे केसेस हैं, जहाँ क्लस्टर बन रहे हैं, वहाँ पे कंटेनमेंट जोन बनाएं, वहाँ पे लोगों को बाहर ना आने दें और वहाँ पे और एग्रेसिव टेस्टिंग करें जिससे हम बीमारी को आगे ना फैलने दें। कुछ हद तक मुझे लगता है कि यहाँ पे हमारी टेस्टिंग जो है वो बढ़ाने की ज़रूरत है। अब हमारे टेस्ट जो हैं बहुत ज़्यादा होने लगे हैं, 7 लाख से ज़्यादा हम टेस्ट कर रहे हैं और मेरा ये मानना है कि अब इन एरियाज़ में भी अगर हम यही स्ट्रैटेजी करेंगे तो जैसे जैसे बड़े शहरों में केसेस कम हुए, यहाँ पर भी केसेस कम होने लगेंगे। जी, डॉक्टर पॉल, आपको लगता है कि एज ए टीम इंडिया काम करने को लेकर भी प्रधानमंत्री ने अपनी बात सामने रखी? उन्होंने कहा कि केंद्र राज्य मिलकर जब इस लड़ाई को लड़ेंगे तो अपने आप में उसके नतीजे भी देखने को मिले। उन्होंने कहा कि अगर इन 10 राज्यों में कोरोना के खिलाफ जंग को अगर हम जीत जाएं तो एक तरीके से देश भर की इस लड़ाई को जीत जाएंगे। इस बात के पीछे मंतव्य क्या और किस तरीके से ये समन्वित प्रयास हमको जमीन पे अब और ज़्यादा बेहतरी से देखने को मिलेंगे? माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बात को बहुत अप्रिशिएट किया कि सब सरकारों ने अपने अपने तरीके से पूरे जोर लगा के इस संक्रमण को काबू करने में पूरा मेहनत करी है और जहां आज देश खड़ा है उसमें सभी की भागीदारी है, ये टीम इंडिया ने करके दिखाया है। दूसरी बात उन्होंने ये भी एम्फेसाइज करी कि हर प्रदेश में जब सीखा और करा तो एक बेस्ट प्रैक्टिसेस उभर के आई, एक अच्छी कई नई सोच से आगे बात बढ़ी। किसी ने एक अच्छी ऐप बना दी, किसी ने घर में जाके पल्स ऑक्सीमीटर का शुरुआत करी कि देखिए ऐसे करते हैं तो देखभाल हो जाती है। किसी ने टेलीमेडिसिन के द्वारा केयर करना दिखाया, किसी ने एम्बुलेंस सिस्टम को सशक्त बनाया। उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया कि हर स्टेट में कुछ ना कुछ हमें सीखने को मिलता है और उसको रादर देन री इन्वेंटिंग हम दूसरी जगह पे ले जाके, दूसरे जिले में, दूसरे स्टेट में हम ले जाके हम जा सकते हैं। और इसीलिए उन्होंने एम्फेसाइज किया कि एक दूसरे से सीखते हुए, एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा लगाते हुए सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट्स इकट्ठे होकर इस लड़ाई में जूझ रही हैं, सक्सेसफुल भी हुई हैं और कोई दो राय नहीं है कि इसमें सबने पूरी की पूरी कोशिश करी। और उन्होंने यही आह्वान किया है कि अगर ये 10 प्रदेश मिलके आगे और मेहनत करेंगे, और उन्होंने खास आज एम्फेसाइज किया है कि जो कंटेनमेंट स्ट्रेटजी, सर्वेलेंस स्ट्रेटजी, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की स्ट्रेटजी है, इसको पकड़िए अच्छी तरह से, क्योंकि जब हम इसको 48-72 घंटों में पकड़ लेते हैं जैसे उन्होंने वो मंत्र दिया, तो ये लोग आगे किसी को इन्फेक्ट नहीं करेंगे। अगर इन्फेक्ट नहीं होगा, संक्रमण आगे जाएगा ही नहीं, तो ये 60,000 वाला नंबर जो है हफ्ते भर में क्या वो 48,000 नहीं हो सकता। तो हमें संक्रमण को रोकने की कोशिश में जो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैं, कंटेनमेंट, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और सर्वेलेंस, ये सब को जो करना है उन्होंने आज एम्फेसाइज किया है और कहा है कि इसमें और भी तेजी लाइए। इसके अलावा हमें जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, हमें अपने आप को जो बचाने के हैं बिंदु, उसको भी उन्होंने एम्फेसाइज किया। और जो हमारी तैयारी होनी चाहिए कि मोर्टेलिटी नहीं हो, मृत्यु दर जो है और भी कम हो 1% से नीचे, वो भी उन्होंने हम सबको आह्वान किया। जी, डॉक्टर गुलेरिया, आपको लगता है कि जो प्रतिदिन नए मामले जो सामने आ रहे हैं, 50,000 या 60,000 तक भी बीते दिनों हमने देखा वो आंकड़े पहुंचे, क्या ये एक बड़ी चिंता का विषय है, या इसको इस तरीके से देखा जाए कि टेस्टिंग ज़्यादा हो रही है इसलिए इस प्रकार के शुरुआती समय में ज़्यादा मामले आएंगे, फिर धीरे धीरे कंट्रोल होंगे, खासतौर से जो 72 घंटे का मंत्र है उसके बाद उसको प्रभावी तरीके से लागू करने के बाद में? बिल्कुल, तो इसका जो केसेस ज़्यादा आ रहे हैं, जितने ज़्यादा आप टेस्ट करोगे उतने ज़्यादा आप केसेस को डिटेक्ट कर पाओगे। तो जो केसेस ज़्यादा आ रहे हैं वो एक हमारी टेस्टिंग जो बढ़ी है उसके कारण भी है, लेकिन उसके अलावा हमें सतर्क रहने की ज़रूरत है। और जैसे हम एम्फेसाइज कर रहे हैं कि जहाँ जहाँ पे केसेस ज़्यादा आ रहे हैं
वहाँ पे हमें बड़ी एग्रेसिव स्ट्रैटेजी बनाने की ज़रूरत है कि हम सब जो वहाँ पे लोग हैं उनको ट्रेस करें, आइसोलेट करें, 72 आवर्स में जो भी उनके कॉन्टैक्ट्स हैं उनको हम टेस्ट या आइसोलेट करें, तभी इसके आगे जो बीमारी है उसको हम फैलने से रोक पाएंगे। तो एक जो कारण केसेस ज़्यादा आ रहे हैं उसका ये है कि टेस्टिंग हम ज़्यादा कर रहे हैं। दूसरा एक है कि हमारी पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, जी। तो इसलिए एब्सोल्यूट नंबर जो हम देखें तो ज़्यादा लगेगा। अगर हम केसेस पर मिलियन पॉपुलेशन देखें तो हमारी एक्चुअली संख्या कई देशों से कम है। तो ये हमें एक समझने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारी संख्या जनरल पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, इसलिए नंबर्स हमेशा हमारे ज़्यादा लगेंगे। जी डॉक्टर पॉल, एक उदाहरण भी निकल के आता है कि दिल्ली और एनसीआर को लेकर प्रधानमंत्री ने भी आज इस बात का जिक्र किया कि गृह मंत्री ने जो एक पूरी योजना बनाई, आप भी उस पूरी रणनीति का हिस्सा रहे, डॉक्टर गुलेरिया भी उस रणनीति का हिस्सा रहे। किस प्रकार से वो एक कारगर तरीके से रहा है कि शुरुआती समय भले ही मामले बढ़े, लेकिन उसके बाद में एग्रेसिव कोशिशों के साथ में हम उसको तरीके से काफ़ी हद तक नियंत्रित कर पाएँ। किस तरीके से दिल्ली एनसीआर के उदाहरण को हम अन्य जगहों पर ज़्यादा तरीके से लागू कर सकते हैं? दिल्ली एनसीआर में जब मिलजुल के इस प्रक्रिया में तेजी लाई गई और दिल्ली सरकार और भारत सरकार ने मिलकर इस काम को और तेजी में लेके आए, जो पहले काम हो रहा था उसमें और आगे बढ़ाया गया, तो फिर वही साइंटिफिक प्रिंसिपल्स जो है वो इस्तेमाल किए गए और उन्हीं की बदौलत आज हम और भी कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं कि इन्हीं को जब हम अपनाएंगे तो हमारे पास जल्दी रिजल्ट आएंगे और एक मुश्किल माहौल भी जो बनता है वो भी बदला जा सकता है। प्रधानमंत्री जी ने भी आज ये कहा कि इसमें देखिए इतनी अनिश्चितता होनी शुरू हो गई थी, दिल्ली एक तरीके से सारे उन प्रिंसिपल्स को फॉलो किया तो फिर एक नतीजा आया, और दिल्ली में ही नहीं आया, दिल्ली के आसपास तो हरियाणा के जिलों में आया, दिल्ली के आसपास के उत्तर प्रदेश के एनसीआर के जिलों में आया। और उसमें हम क्या किया गया था, उसमें जो मैंने पहले बात कही, कंटेनमेंट की बात कही, कंटेनमेंट जोन बने, उनको रीडिजाइन किया गया, वहाँ खूब सारे टेस्ट हुए, उन कंटेनमेंट जोन में जो रह रहे थे उनको जो पॉजिटिव थे उनको आइसोलेशन में, होम आइसोलेशन में रखा गया, उस सेंटर्स में लाके रखा गया, उनको फॉलो किया गया, अस्पतालों को ऑडिट किया गया, अस्पतालों प्रक्रिया में और एफिशिएंसी लाई गई, क्लिनिकल प्रोटोकॉल्स में जान लगाई गई, एम्बुलेंस सिस्टम को ठीक किया गया। और इस तरह से जनता के साथ मिलकर जब जुड़ जाते हैं और वायरस का सप्रेशन भी करो और जो इन्फेक्ट हो जाए उसको लुक आफ्टर भी करो, और इसके चलते चलते जो कोविड अप्रोप्रिएट हमारे बिहेवियर है अपने बचने के, मास्क लगाना है, 2 गज की दूरी है, थूकना नहीं है, अपने हाथों को धोना है और अपने बुजुर्गों को बचाना है, आरोग्य सेतु को अपनाना है, ये सब कुछ जब इकट्ठे होके एकदम हाई लेवल ऑफ गवर्नेंस की एफिशिएंसी के साथ हुआ, एकजुट होके किया गया, टीम बन के किया गया, तो रिजल्ट सामने आए हैं। तो उसको सीखते हुए बाकी प्रदेशों में जहां ये चैलेंजेस हैं देखे जाए, इसी तरह से बाकी प्रदेशों में जो अच्छा काम हुआ है वो भी हमें शेयर करना है, उसको भी सीखते जाना है और आगे बढ़ना है। बिल्कुल डॉक्टर गुलेरिया, पीक कब हिंदुस्तान में होगा, इसको लेकर भी कई प्रकार के सर्वेज या कहा जाए कई प्रकार की बातें कही जाती रही हैं। किस तरीके से इस पूरे फिनोमेना को देखा जाए कि अभी इस वक्त जो मामले बढ़ रहे हैं, क्या ये हिंदुस्तान में एक पीक के तरीके से है या अलग अलग इलाकों का एक अलग अलग पीक होगा? किस तरीके से समझा जाए इस पूरे विषय को? तो ये पीक जो है इसको कैलकुलेट करना तो बहुत मुश्किल है। मेरा मानना है कि पीक जो है अलग अलग इलाकों में अलग अलग आएगा। हमारा देश बहुत बड़ा है। अगर हम देखें दिल्ली की ही बात करें तो दिल्ली में केसेस एक दफ़ा 4000 के करीब आ रहे थे, अब वो एकदम कम होके 1000 के करीब हो गए। तो दिल्ली का जैसे हम कह सकेंगे पीक आके अब कम हो गए हैं केसेस। और जो राज्य हैं और जो क्षेत्र हैं वहाँ पे भी अब केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन आस्ता आस्ता वहाँ भी कम होने लगेंगे। तो हर एक एरिया में अलग अलग टाइम पे पीक आएगा और फिर केसेस कम होंगे। जब ओवरऑल सब केसेस कम होने शुरू होंगे तभी हम ये कहेंगे कि पूरे देश में अब जो है पीक आ चुका है और केसेस कम हो रहे हैं। लेकिन पीक आने का ये मतलब नहीं कि हमारा जो है सब कुछ खत्म हो गया और हम लॉकडाउन उठा के सब आराम से घूम सकते हैं जी। जो हमारा जो हम कहते हैं कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, मास्क लगाना, दूरी रखना, हैंड वॉश करना, क्राउड अवॉइड करना, वो हमें उसके बाद भी कंटिन्यू करना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो वायरस ख़त्म नहीं हुआ है, वायरस फिर से एकदम फैलना शुरू कर देगा और केसेस एकदम बढ़ने शुरू हो जाएंगे। इसलिए पीक आके कम होने का ये मतलब नहीं है कि कोविड ख़त्म हो गया है। हमें सतर्क तब भी रहना है और पूरी कोशिश करनी है कि जो केसेस कम हुए उसको हम मेंटेन करें और कम करें।
ये डॉक्टर पॉल, वैक्सीन को लेकर भी लगातार बातें हैं। आज रशिया की तरफ से एक ऐलान किया गया है वैक्सीन को लेकर। हिंदुस्तान में वैक्सीन को लेकर जो कमेटी है उसकी कल बैठक होगी और आप उसको चेयर भी कर रहे हैं। क्या एक अपडेट हम मान सकते हैं, क्या स्थिति है हिंदुस्तान की वैक्सीन को लेकर, अगर आप साझा करना चाहें जानकारी तो? जैसा कि विदित है कि हमारे 3 वैक्सीन के ऊपर अब हम एक तरह से कह लीजिएगा कि एडवांस स्टेज की तरफ बढ़ रहे हैं, पहुंचे नहीं है लेकिन बढ़ रहे हैं। जो ऑक्सफोर्ड का वैक्सीन है वो फेज 3 ट्रायल में हिंदुस्तान में उसको अनुमति मिल गई है, तो इन अ वे वो आगे बढ़ रहा है और हिंदुस्तान की एक कंपनी उसको बनाएगी। इसके अलावा और भारत बायोटेक का एक है वैक्सीन कैंडिडेट और कैडिला फेज 1 फेज 2 में ऑलरेडी वॉलंटियर्स के ऊपर इनका वो एक्सपेरिमेंटेशन और टेस्टिंग जो है वो शुरू हो गई है। तो इस रेस में तो हम हैं ही, इसमें कोई डाउट नहीं है। और अभी हमने ये देखना है कि जैसे जैसे आगे रिजल्ट आते हैं वैसे वैसे ही आगे की प्रक्रिया हो। बट एट द सेम टाइम हमें उस दिन की भी तैयारी करनी है कि जब अपना वैक्सीन या विदेश का भी बना हुआ वैक्सीन, देश में बना हुआ वैक्सीन, अपना इजाद वाला कोई भी वैक्सीन जब उपलब्ध होगा पर्याप्त मात्रा में, तो उसको हम घर घर कैसे पहुंचाएंगे, उसकी डिलीवरी कैसे होगी, उसको किस तरह से दिया जाएगा, सप्लाई चेन को सारा, उसकी सोच विचार बहुत ही एक्टिव तरीके से हो रही है। और इस बैठक में उसी की चर्चा को बिल्कुल तेजी से गति डालने के लिए आगे फैसले किए जाएंगे। तो वो तैयारी भी हो रही है। तो सिर्फ वैक्सीन बनते बनते कि इंतजार नहीं कर रहे कि फिर सोचा जाए, इन पैरेलल एक मैसिव एफर्ट की सोच आगे आ रही है कि कैसे जब वैक्सीन उपलब्ध हो जाएगा तो कैसे पहुंचाना है, कैसे देना है लाखों को, करोड़ों को, उसकी भी बात शुरू हो गई है। तो देश बिल्कुल तैयारी में पूरी तरह से सजग भी है, सक्षम भी है और लग भी गया। जी डॉक्टर गुलेरिया, अगर तमाम राज्यों की बात की जाए तो आपके संस्थान एम्स और आपके जो डॉक्टर्स की टीम है उनके माध्यम से भी सुदूर इलाकों में भी डॉक्टर्स को टेलीकम्युनिकेशन के माध्यम से ट्रेन किया जा रहा है कि आखिर इलाज कैसे करना है और बदली हुई एक तरीके से रणनीति में भी कैसे कोरोना का इलाज करना है। ये अनुभव किस प्रकार का रहा है, कुछ इसको लेकर आप साझा करना चाहेंगे? क्या किस प्रकार से फ़ायदेमंद हो रहा है सुदूर इलाकों तक का इस प्रकार का जो परामर्श है वो? तो हम कई हफ्तों से कई प्रोग्राम कर रहे हैं। हफ्ते में 2 दफ़ा तो हम जो हम कहते हैं EICU, जो हम कई हॉस्पिटल से और अब 100 से ज़्यादा कोविड हॉस्पिटल्स के साथ हम इंटरेक्ट कर चुके हैं। वहाँ के डॉक्टरों से बात करते हैं कि वो कैसे कोविड को ट्रीट कर रहे हैं, उनकी क्या समस्याएं हैं और हम उनका कैसे समाधान निकालें। वो हम हफ्ते में 2 दफ़ा कई हफ्तों से कर रहे हैं। हमने एक और प्रोग्राम शुरू किया जो हम कहते हैं सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। हर एक स्टेट में एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कोविड का बन रहा है, उसको भी हम मेंटरिंग करते हैं कि वो फिर आगे अपने स्टेट में जाके लोगों को ट्रेनिंग करें। और एक हम क्लिनिकल ग्रैंड राउंड भी करते हैं। हमारा ये अनुभव रहा है कि कई जगह, कई जो छोटे शहर हैं वहाँ पे कई डॉक्टर्स ऐसे हैं जिनको शुरू में इतना आइडिया नहीं है कि कोविड को कैसे ट्रीट किया जाए, क्योंकि एक नई बीमारी है और सब लोग इसमें स्पेशलिस्ट नहीं हैं। तो इसलिए ये जो प्रोग्राम है काफ़ी सक्सेसफुल रहा है, क्योंकि कई उनके डाउट्स हैं, कई उनको परेशानियाँ होती हैं। कोविड की कई नई दवाइयाँ आ रही हैं, उनको कब दिया जाए, कब उनको नहीं दिया जाए, किस दवाई से क्या नुकसान भी हो सकता है या उसके क्या जो हम कहते हैं कि साइड इफ़ेक्ट्स हैं, उनके बारे में हम उनसे इंटरेक्ट करते हैं और वो अपना अनुभव बताते हैं। और उससे एक ट्रीटमेंट पॉलिसी जो है वो निकल के आती है, जिससे हम मोर्टेलिटी भी कम कर सकते हैं, प्रॉपर ट्रीटमेंट हो सकता है। और चाहे कोई भी कोविड हॉस्पिटल छोटी जगह पे भी हो, वो एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल फॉलो कर सकता है। उनके अगर कोई डाउट्स भी हों तो एक हमने एक अपना कॉन्टैक्ट फैसिलिटी बनाई है जहाँ पे हमारे डॉक्टर्स 24 घंटे वहाँ रहते हैं और वो वहाँ पे टेलीफोन करके किसी पेशेंट के बारे में इंफॉर्मेशन भी ले सकते हैं कि इसमें अगर ये कॉम्प्लिकेशन हो रही है तो अब क्या किया जाए। तो इस तरह से हम ये कोशिश कर रहे हैं कि सारे देश में कहीं पर भी कोविड हॉस्पिटल हो या कोई भी डॉक्टर हो, उसकी ट्रेनिंग हो, उसके कोई भी डाउट्स हो वो हम क्लियर करें और उनके साथ हमेशा संपर्क बना रखें, जिससे अगर कभी भी ट्रीटमेंट में प्रॉब्लम आए तो हम उनकी मदद कर पाएँ। जी डॉक्टर पॉल, एक फाइनल कमेंट आपसे चाहेंगे कि जैसे जैसे समय बीत रहा है, पूरी मशीनरी की बात हो जो कोरोना के खिलाफ जंग में लड़ रही है, सरकारें हों या समाज या आम लोग हों, थोड़ा रिलैक्स होने लगे हैं कि अब ये पता काफ़ी लंबा खिंच रहा है, लेकिन वो चुनौती अपने आप में बनता है। इस समस्या से किस प्रकार से, इस चैलेंज को कैसे एक तरीके से एड्रेस कर रहे हैं आप लोग कि वो शिथिलता ना आने पाए पूरी इस लड़ाई में? एक तरफ तो हमें ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए और वो कॉन्फिडेंस भी धीरे धीरे जनता में आ रहा है कि हम इसको संभाल सकते हैं, इस महामारी को हम फेस कर सकते हैं।
जैसे जैसे रिकवरी रेट ठीक हो रहे हैं, मोर्टेलिटी रेट कम नीचे उतरता जा रहा है, तो ये कॉन्फिडेंस देश में आना एक अच्छी चीज़ है। लेकिन उस कॉन्फिडेंस के चलते या उसको नज़रअंदाज करते हुए भी जो लापरवाही बरती जाएगी, वो बहुत भयानक बात है। क्योंकि ये सच्ची बात है कि मोस्ट ऑफ अस, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ अस आर स्टिल ससेप्टेबल टू दिस डिसीज। 70% से ऊपर लोग अभी भी हम लोग वो हैं जिनको कि वायरस पकड़ सकता है, और वायरस अपनी मर्जी करेगा तो फिर वो जाने भी जा सकती हैं, मुसीबत भी हो सकती है, परिवार उजड़ सकते हैं, जिलों में नुकसान हो सकता है, हमारी इकोनॉमिक व्यवस्था का छिन्न-भिन्न हो सकती है। इसलिए ये जो अच्छी तरह से हम लॉकडाउन के दौरान अच्छी आदतें सीखी थी, मास्क पहनने की बात है, 2 गज की दूरी की बात है, और कहा है कि ग्रुप में नहीं रहना, बड़े ग्रुप में नहीं आना है, लार्ज गैदरिंग्स नहीं करनी है, और किसी ऐसे माहौल में नहीं जाना है कि जिसमें थूक रहे हैं हम लोग, और हाथ की सफाई हम नहीं कर पा रहे हैं। जी बिल्कुल। तो इन चीजों से बच के रहना है, भीड़ भाड़ में नहीं जाना है, भीड़ पैदा नहीं करनी है। बिल्कुल, एक तरीके से उन्हीं बेसिक खोएंगे तो वायरस को मौका मिलेगा, वो फिर फैलेगा, एक पीक क्या वो मल्टीपल पीक्स लेके आएगा, और इससे हमें डर के रहना चाहिए, और हमें यही कोशिश करनी चाहिए कि जो आज तक हमने गेन किया है उसको संजोएं, और अपना जो इंडिविजुअल बिहेवियर है उसमें पूर्ण रूप से हम पूरे उतरें। बिल्कुल, उन सारे नियमों का पालन करना बेहद ज़रूरी है जो अभी तक करते आए, और इस समस्या को अपने आप से दूर रखने के लिए बेहद ज़रूरी। फिलहाल वक्त इतनी ही इजाज़त दे रहा है। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर वीके पॉल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, डॉक्टर गुलेरिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। और आगे बढ़ते हैं, आज की एक और खबर से आपको रूबरू कराते हैं। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने आज अपने कार्यकाल के 3 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इस मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उन्हें बधाई दी है। तो वहीं एक विशेष कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उनके कार्यकाल पर कॉफ़ी टेबल बुक का विमोचन किया, और सूचना और प्रसारण मंत्री ने इस पुस्तक के ई-वर्जन को जारी किया है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने 11 अगस्त को उपराष्ट्रपति के रूप में अपने 3 वर्ष पूरे कर लिए। उपराष्ट्रपति के इन 3 सालों के सफर पर एक पुस्तक कनेक्टिंग, कम्युनिकेटिंग, चेंजिंग का विमोचन मंगलवार 11 अगस्त को दिल्ली में उपराष्ट्रपति निवास पर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा किया गया, जबकि इस पुस्तक के इलेक्ट्रॉनिक संस्करण को केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा लॉन्च किया गया। The last 1 year since August 2019 has been a mix of hectic public engagements over the first about 8 months, followed by the corona-induced. I spoke at over 70 public events on a range of issues and addressed 14 convocations during this period. The main objective of connecting and communicating with these target groups was to share with them my experiences, my concerns, my worldview, and the way forward for building a न्यू इंडिया, स्ट्रॉन्ग, स्टेबल, प्रॉस्परस इंडिया। इस मौके पर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि वेंकैया जी के 3 सालों के कार्यकाल को उनका व्यक्तिगत नहीं बल्कि हम सब की उपलब्धि मानना चाहिए। आदरणीय वेंकैया जी ने अपने विचार व्यक्त किए हैं, केवल युवाओं से नहीं बोलते हैं बल्कि वह दिल से बोलते हैं, और इनके भाषण में इनके भावनाओं की अभिव्यक्ति। वहीं सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के भाषणों की लोकप्रियता की प्रशंसा की। जो वेंकैया जी जो भाषण देते हैं, अब ये 3रा खंड प्रकाशित हो रहा है, मैं तो कहूँगा कि सभी कॉलेज के छात्र या जिनको भी अच्छा भाषण सीखना है, अच्छा भाषण करना है, अच्छे संदर्भ जुटाना है, वो अगर केवल वेंकैया जी के भाषणों को फॉलो करेंगे तो भी वो बहुत काबिले तारीफ है। उपराष्ट्रपति के 3 सालों के सफर पर यह पुस्तक शब्दों और चित्रों के माध्यम से उपराष्ट्रपति की परिवर्तनशील गतिविधियों को बताती है, जिसमें उनकी भारत और विदेश की यात्राएं शामिल हैं। यह किसानों, वैज्ञानिकों, डॉक्टरों, युवाओं, प्रशासकों, उद्योगपतियों और कलाकारों के साथ उनकी बातचीत की झलक भी प्रदान करती है। ऋषि कुमार, डीडी न्यूज़, दिल्ली। देश के कई राज्यों में बारिश का कहर जारी है, जिसके चलते बाढ़ से आम जनजीवन खासा प्रभावित हुआ है। बिहार में स्थिति सबसे ज़्यादा खराब है, तो वहीं केरल और उत्तराखंड जैसे राज्यों में हुए भूस्खलन से वहां पर बहुत ज़्यादा नुकसान भी देखने को मिला है। मौसम विभाग ने आने वाले वक्त में कई राज्यों में बारिश की संभावना व्यक्त की है।
देश के कई राज्य बाढ़ से जूझ रहे हैं। बाढ़ और भारी बारिश का सामना कर रहे लोगों की परेशानियों को देखते हुए खाद्य एवं उपभोक्ता मंत्रालय ने बड़ा ऐलान किया। केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने ट्वीट कर कहा है कि बाढ़ और बारिश की वजह से कई राज्यों में स्थिति बेहद खराब हो गई है। लोग घर बार छोड़कर दूसरी जगहों पर शरण ले रहे हैं। लोगों को राशन की दुकान से अनाज लेना संभव नहीं हो रहा है। ऐसी स्थिति में राज्य सरकारें जो राशन की दुकान से अनाज नहीं ले पा रहे हैं, उन बाढ़ पीड़ितों के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत राशन की डोर डिलीवरी की व्यवस्था करें। देश के कई राज्यों में बाढ़ एवं भारी बारिश के कारण भयावह स्थिति उत्पन्न हो गई है। लोग गांव छोड़ दूसरी जगह शरण ले रहे हैं एवं लोगों को राशन की दुकान से अनाज लेना संभव नहीं हो रहा है। मैं राज्य सरकारों से आग्रह करता हूं कि जो बाढ़ पीड़ित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत राशन दुकान से राशन नहीं ले पा रहे हैं, उन लोगों के लिए राशन की डोर स्टेप डिलीवरी की व्यवस्था करें। बिहार में बाढ़ की स्थिति लगातार चिंताजनक बनी हुई है। राज्य के 16 जिलों में लाखों लोग बाढ़ की मार का सामना कर रहे हैं। अधिकतर नदियों के जलस्तर में आई कमी या स्थिर होने के बावजूद बाढ़ से राहत मिलती नहीं दिखाई दे रही है। मंगलवार को कोसी बैराज से 1,69,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जबकि वाल्मीकि नगर स्थित गंडक बैराज से 1,77,000 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज हुआ। बाढ़ की चपेट में आने वाली पंचायतों की संख्या बढ़कर अब 1,360 हो गई है। राज्य के 7 राहत शिविरों में 12,500 लोग रह रहे हैं। अब तक हम लोग 6,69,000 बाढ़ पीड़ित परिवारों को 6,000 दर से कुल 401 करोड़ रुपए का भुगतान हम लोग उनके बैंक खाते में किया जा चुका है और शेष लोगों का ऑलरेडी चल रहा है। और हमारा जो 33 SDRF NDRF टीम है वो रिलीफ का काम देख रहा है। उधर उत्तर प्रदेश के कई हिस्से बाढ़ से बेहाल हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान विभिन्न स्थानों पर भारी बारिश हुई और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के अधिकतर जगहों पर बारिश का अनुमान भी व्यक्त किया है। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाढ़ की स्थिति का जायजा लेने गोरखपुर पहुंचे, जहां उन्होंने बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री का वितरण किया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ बैठक कर बाढ़ की स्थितियों की जानकारी ली। उन्होंने बाढ़ संकट से निपटने के लिए शासन, प्रशासन और जनता की एकजुटता का आह्वान किया। समय के पहले 15 दिन पहले मानसून आया है। भारी बरसात के कारण व्यापक जल जमा हुआ है और मैं आप सबको आश्वस्त करने के लिए आया हूं। अभी प्रारंभिक रूप में हम राहत दे रहे हैं सभी पीड़ित परिवारों को, लेकिन साथ साथ जिन किसान भाइयों को फसल का नुकसान हुआ है उसका भी सर्वे करके इसके बाद उनको भी हम लोग राहत देने का कार्य करेंगे, जिससे वे किसान भी इस आपदा से अपने आप को तैयार कर सकें। केरल के इडुक्की जिले के पेट्टीमुड़ी में भूस्खलन के कारण मरने वालों की संख्या 52 हो गई है। लापता लोगों की तलाश के लिए मंगलवार को जारी राहत अभियान के दौरान मलबे से 3 और शव बरामद किए गए। अधिकारियों ने बताया कि 2 पुरुषों और 1 महिला का शव बरामद हुआ है। राजामाला के निकट पेट्टीमुड़ी में NDRF, अग्निशमन और पुलिस विभाग के कर्मी लापता 19 लोगों की तलाश में काम में जुटे हैं। ये लोग 7 अगस्त से लापता हैं। इस बीच इडुक्की जिले के मुल्ला पेरियार बांध में जलस्तर मंगलवार को 136.85 फुट पर पहुंच गया। उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश के कारण नदियों का जलस्तर बढ़ने लगा है। नदियां खतरे के निशान पर पहुंच गई हैं। हरिद्वार, ऋषिकेश में गंगा और श्रीनगर में अलकनंदा खतरे के निशान पर पहुंच गई है। वहीं बागेश्वर में कई जगह मलबा आने से घरों में नुकसान भी हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी मस्तिष्क में जमे खून के थक्के को हटाने के लिए उनकी की गई सर्जरी के बाद से वेंटिलेटर सपोर्ट पर है। आर्मी रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल में बताया है कि उनकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ है और उनकी हालत और बिगड़ गई है। सर्जरी के पहले 84 साल के मुखर्जी का कोरोना वायरस टेस्ट भी पॉजिटिव पाया गया था। अस्पताल की तरफ से जारी मेडिकल बुलेटिन में कहा गया है कि पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को दिल्ली कैंट के आर्मी हॉस्पिटल में 10 अगस्त को 12:07 पर गंभीर हालत में भर्ती किया गया। उनकी चिकित्सकीय जांच में उनके दिमाग में बड़ा सा थक्का नजर आया, जिसके लिए उनकी आपातकालीन सर्जरी की गई। अपने बेबाक अंदाज और बेहतरीन शायरी के लिए मशहूर शायर और गीतकार राहत इंदौरी अब हमारे बीच नहीं रहे। 70 वर्षीय राहत इंदौरी को कोरोना और सांस लेने में दिक्कत की वजह से अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनकी मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई। लगेगी आग तो आएंगे घर के ही जद में, यहाँ सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है।
अपने बेबाक अंदाज और बेहतरीन शायरी के लिए पूरी दुनिया में जाने जाने वाले मशहूर शायर राहत इंदौरी की आवाज अब खामोश हो गई है। वो कोरोना संक्रमित होने के बाद इंदौर के एक अस्पताल में भर्ती थे। 70 वर्षीय राहत इंदौरी को कोरोना और सांस लेने में दिक्कत की वजह से भर्ती कराया गया था। सांस लेने में तकलीफ के चलते उन्हें आईसीयू में रखा गया था और ऑक्सीजन दी जा रही थी, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। राहत इंदौरी ने मंगलवार सुबह ही ट्विटर पर अपने कोरोना संक्रमित होने की जानकारी दी थी। मंगलवार को उसी अकाउंट से ट्वीट में उनकी मृत्यु की सूचना दी गई, जिसमें लिखा है, राहत साहब का कार्डियक अरेस्ट की वजह से शाम 5 बजे इंतकाल हो गया। उनकी मगफरत के लिए दुआ कीजिए। राहत इंदौरी का जन्म 1 जनवरी 1950 को इंदौर में हुआ। एक कपड़ा मिल में काम करने वाले रफतुल्ला कुरैशी और मकबूल उन्निसा बेगम की वे चौथी संतान थे। इंदौर के इस्लामिया करीम कॉलेज से उन्होंने 1973 में ग्रेजुएशन के बाद 1975 में भोपाल के बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी से उर्दू साहित्य में एमए किया और इसके बाद मध्य प्रदेश की ही भोज यूनिवर्सिटी से पीएचडी किया। राहत साहब ने आईके कॉलेज में उर्दू अध्यापक के रूप में भी काम किया। इसके बाद देश विदेश में मुशायरों में उनकी शिरकत होने लगी। अपना पहला शेर उन्होंने 19 साल की उम्र में कॉलेज के दिनों में ही पढ़ा था। पिछले 40-45 सालों से वे देश विदेश में होने वाले मुशायरों में सक्रिय थे। उर्दू शेर व शायरी के लिए उन्हें देश विदेश में विभिन्न सम्मानों से नवाजा गया। राहत इंदौरी ने बॉलीवुड की फिल्मों के लिए भी कुछ चर्चित गीत लिखे थे। उनके जाने से पूरे देश में शोक की लहर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्विटर पर लिखा, मकबूल शायर राहत इंदौरी के गुजर जाने की खबर से मुझे काफ़ी दुख हुआ है। उर्दू अदब की वे कद्दावर शख्सियत थे। अपनी यादगार शायरी से उन्होंने एक अमिट छाप लोगों के दिलों पर छोड़ी है। आज साहित्य जगत को बड़ा नुकसान हुआ है। दुख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके चाहने वालों के साथ हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उन्हें लाखों करोड़ों दिलों पर राज करने वाला मशहूर शायर बताते हुए उनके निधन को देश के लिए अपूरणीय क्षति बताया है। राहत इंदौरी एक गंभीर शायर होने के साथ साथ युवा पीढ़ी की नब्ज को थाम लेने में माहिर माने जाते थे। बुलाती है मगर जाने का नहीं, ये दुनिया है, इधर जाने का नहीं। उनका जाना देश के लिए एक बड़ा झटका है। भोपाल ब्यूरो के साथ न्यूज़ नाइट डेस्क, डीडी न्यूज़। आत्मनिर्भर भारत की दिशा में रक्षा मंत्रालय ने एक और अहम कदम बढ़ाया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई रक्षा खरीद परिषद की बैठक में सशस्त्र बलों के लिए 8,722 करोड़ से ज़्यादा के उपकरणों की खरीद प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। जिन उपकरणों की खरीद को मंजूरी दी गई है उनमें वायुसेना के लिए 106 बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट भी खरीद में शामिल हैं। ये बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट देश के प्रमुख रक्षा उपक्रम हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड से खरीद किए जाएंगे। और अब देखते हैं देश की अन्य महत्वपूर्ण खबरें फटाफट अंदाज में। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के मामले में रिया चक्रवर्ती के केस ट्रांसफर की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई मंगलवार को पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया है। इस केस में रिया चक्रवर्ती की ओर से श्याम दीवान, महाराष्ट्र सरकार की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी, बिहार सरकार की ओर से मनिंदर सिंह और भारत सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अपने अपने पक्ष रखे। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार तक लिखित याचिकाएं दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व बिजनेस मैनेजर श्रुति मोदी से प्रवर्तन निदेशालय ने पूछताछ की। वहीं अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी से भी प्रवर्तन निदेशालय ने पूछताछ की। पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर सिटी में 13 वर्षीय बच्चे की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। इसके बाद लोगों ने ट्रक में आग लगा दी और सड़क जाम कर प्रदर्शन भी किया। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा है कि एक बेटी को अपने पिता की संपत्ति में बराबर का अधिकार है। अदालत ने कहा कि संशोधित हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत ये बेटियों का अधिकार है। 2005 में कानून बना था कि बेटा और बेटी दोनों का पिता की संपत्ति पर बराबर का अधिकार होगा, लेकिन इसमें ये स्पष्ट नहीं था कि अगर पिता की मृत्यु 2005 से पहले हुई हो तो क्या ये कानून ऐसे परिवार पर लागू होगा या नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने 24 अगस्त को होने वाले राज्यसभा के उपचुनाव में जयप्रकाश निषाद को अपना प्रत्याशी बनाया है। बता दें कि समाजवादी पार्टी के नेता बेनी प्रसाद वर्मा के निधन के बाद यूपी में राज्यसभा की एक सीट खाली हुई है, जिसके लिए भाजपा ने उम्मीदवार घोषित किया।
बागपत जिले के कस्बा छपरौली निवासी भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष संजय खोकर के घर से मॉर्निंग वॉक के लिए गए थे। लौटते समय उनके खेतों के पास कुछ बदमाशों ने उन्हें घेर लिया और तमंचे से 3 गोली मारकर संजय खोकर की हत्या कर दी। डीजीपी उत्तर प्रदेश ने कहा है कि मामले में एफआईआर दर्ज हुई है। जो लोग इस एफआईआर में नामजद हैं, उन पर 218 में भी केस हुआ था। इसी रंजिश के चलते उन्होंने हमला किया। 2 लोगों को हिरासत में ले लिया है, बाकी लोगों की तलाश जारी है। विजयवाड़ा में सोमू वीर्राजू ने आंध्र प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष के रूप में शपथ ली। सोमू वीर्राजू बीजेपी के एमएलसी हैं और आंध्र प्रदेश के ईस्ट गोदावरी जिले के रहने वाले हैं। इससे पहले वे राज्य में भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष व सचिव रह चुके हैं। इसके अलावा आंध्र बीजेपी यूनिट के महासचिव और उपाध्यक्ष पदों पर भी रहे हैं। बात तो फेक न्यूज़ की। एक तथ्य जांच में सरकार ने कहा है कि 15 जून को गलवान घाटी में हुई झड़प पर सेना द्वारा किसी तरह की कोई जांच नहीं की गई है। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि सेना ने 15 जून को गलवान घाटी में हुई झड़प की घटना पर औपचारिक रूप से जांच की और इस संबंध में एक रिपोर्ट पेश की है, जो कि पीआईबी टीम की तथ्य जाँच में फर्जी साबित हुई है। वहीं एक और खबर की सत्यता की जांच पर खरी नहीं उतरी है, जिसमें यह दावा किया गया है कि पौंडीचेरी विश्वविद्यालय के छात्र के द्वारा कोरोना महामारी के इलाज में कारगर घरेलू उपायों को ढूंढ निकाल लिया है और जिसको WHO द्वारा मंजूरी दी गई है। लेकिन पीआईबी की जांच टीम ने अपनी जांच में इस दावे को खोखला और फर्जी पाया है। और कुछ खबरें अंतर्राष्ट्रीय जगत से। तुर्की ने कहा है कि अगस्त के अंत तक वह पूर्वी भूमध्य सागर के नए क्षेत्रों में भूकंपीय अन्वेषण और ड्रिलिंग लाइसेंस जारी करेगा। विदेश मंत्री ने ग्रीस के साथ तनाव के बीच यह बयान दिया है। पूर्वी भूमध्य सागर में हाइड्रोकार्बन संसाधनों के अतिव्यापी दावों पर नाटो सहयोगी तुर्की और ग्रीस के बीच विवाद है। तुर्की ने एक विवादित क्षेत्र में भूकंपीय सर्वेक्षण करने के लिए सोमवार को अपने आउसरीच पोत भेजा, जिसे ग्रीस पहले ही अवैध बता चुका है। मिस्र में संसद के नए बनाए गए दूसरे सदन के सदस्यों के चुनाव के लिए बड़ी संख्या में लोगों ने मतदान में हिस्सा लिया है। चुनाव के दौरान कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए अपनाए गए उपायों को सख्ती से पालन किया गया। विधायी शक्तियों के बिना सीनेटरों की परिषद एक सलाहकार निकाय होगी। इसमें सार्वजनिक रूप से चुने गए 200 और राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त 100 सदस्य शामिल होंगे। मतदान केंद्रों में स्वास्थ्य दिशा निर्देशों का पालन किया गया। सभी मतदाताओं और मतदान कर्मचारियों को मास्क पहनने को कहा गया। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फत्ताह अल सीसी सहित विभिन्न राजनीतिक हस्तियों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। 19 अगस्त को चुनाव परिणाम घोषित किए जाने की उम्मीद है। उधर बेरूत की सड़कों पर पड़े बल्वे को हटाने और साफ सफाई के काम के बीच स्थानीय निवासी अपने आप को उबारने में लगे हुए हैं। गौरतलब है कि एक हफ्ते पहले हुए एक विस्फोट में लगभग 163 लोगों की वहां मौत हो गई थी और सरकार को इस्तीफा देना पड़ा। गौरतलब है कि पिछले हफ्ते बंदरगाह पर जबरदस्त धमाका हुआ था। ये धमाका अमोनियम नाइट्रेट के एक विशाल भंडार के कारण हुआ था, जिसे एक शिप से जब्त किया गया था, लेकिन इस भंडार को वहां कभी भी किसी ने नहीं हटाया। मंगलवार को सड़कों पर बल्वे को हटाते हुए खुदाई करते हुए भी लोगों को देखा गया। और बात आस्था से जुड़ी खबर की। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जन्माष्टमी की पूर्व संध्या पर सभी देशवासियों को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा है कि भगवान कृष्ण ने हमें एक ऐसे समाज की स्थापना के लिए प्रेरित किया है जो न्यायपूर्ण, संवेदनशील और दयालु हो। कर्मयोग का उनका संदेश फल की इच्छा करने के बजाय हमारी जिम्मेदारियों पर ध्यान केंद्रित करने का आह्वान है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने भी देशवासियों को भी जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि सभी देशवासियों को जन्माष्टमी के पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण। कान्हा की जन्मभूमि ब्रज क्षेत्र और सभी मंदिरों में जन्माष्टमी पर्व 12 अगस्त को मनाया जाएगा। हालांकि कुछ इलाकों में जन्माष्टमी मंगलवार को भी मनाई गई। तो इस खबर के साथ फिलहाल न्यूज़ डाइट के हिंदी के सफर में इतना ही, लेकिन DD न्यूज़ पर खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।